अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से जो हम लेक्चर सीरीज़ शुरू करना जा रहे हैं वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू पावर इंजीनियरिंग। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पावर इंजीनियरिंग से रेलिवेंट मैक्सिमम कंटेंट को कवर करें। और आज का टॉपिक स्पेसिफिकली थोड़ी बेसिक्स हैं कि पावर से रेलिवेंट और इसमें थोड़ा सा हम रिन्यूएबल एनर्जी का टच भी देंगे और स्टैटिस्टिक्स बताएंगे कि दुनिया के अंदर किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी और इससे रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह किस तरह हो रही है। एनीवेज अब का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि व्हाट इज़ पावर सिस्टम से रेलिवेंट। अगर आप पावर सिस्टम को सब डिवाइड करते हैं तो उसमें जो मेजर कंटेंट आता है उसमें मेजर चीज़ अगर आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम कहें कि भाई पावर जनरेशन से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद ये तो जनरेशन के बेतहाशा मैकेनिज़्म है, यानी कि न्यूक्लियर से भी जनरेशन की जा सकती है, फॉसल फ्यूल से भी की जा सकती है, इस तरह गैस से भी जनरेशन की जा सकती है, वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, विंड से भी, बायोमास से भी, सोलर से भी। फिर उसके बाद जो है टाइडल एनर्जी से भी हम करते हैं, फ्यूल सेल्स वगैरह से भी करते हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल होती हैं पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। अब पावर सिस्टम का मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से होता है कि जिस टाइम पावर जनरेट हो रही है एज इट इज़ उसी टाइम ही यूटिलाइज भी हो रही है, यानी कि विद इन मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स हम पावर को सेव करने का जो सिर्फ एक पॉसिबल ऑप्शन नज़र आती है वो है बैटरीज। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पावर को सेव कर सकें। तो हमें पहले हम प्लानिंग ही इस तरह करते हैं कि जो जनरेट हो रही है एज इट इज़ वो ही सप्लाई की जाए। तो हम देखेंगे पावर सिस्टम जनरेशन को देखेंगे, फिर जब जनरेशन होती है उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हम देखेंगे कि पावर ट्रांसमिट किस तरह होती है और ट्रांसमिट के डिफरेंट कंपोजिशन क्या होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह वर्क करता है, ट्रांसमिशन लाइन की टाइप, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उनके मॉडल्स किस तरह हैं, उनको डिज़ाइन किस तरह किया जा सकता है, और जो टावर्स वगैरह अगर लेंथ बढ़ जाए तो किस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है, लेंथ कम है तो किस तरह हमारा सिस्टम चल सकता है। फिर जब हम ट्रांसमिशन लाइन से निकलते हैं जो थर्ड पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई हमारी ट्रांसमिशन होगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब किसी पॉइंट पे आके इसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होने हैं तो ये कंज्यूमर के पास जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने का मैकेनिज्म क्या है, वो किस वोल्टेज लेवल पे होती है, ग्रिड स्टेशन किस तरह वर्क करता है, ग्रिड स्टेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारी की सारी हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है वो यूटिलाइजेशन का आता है। तो ये कंप्लीट पावर सिस्टम बनता है। फिर पावर सिस्टम के अंदर देखेंगे कि स्काडा सिस्टम किस तरह वर्क करता है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन क्या होती है, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, और जो है पावर सिस्टम एनालिसिस किस तरह होता है। ये डिफरेंट किस्म की टर्म्स जो हैं पावर सिस्टम से रेलिवेंट मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। इसी तरह इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स होगी। फिर हमारा मेन फोकस कुछ हद तक ये होगा रिन्यूएबल पे, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक रिन्यूएबल सोर्स उसकी डिटेल, उसका डिज़ाइन, वो कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, और अगर हमने इंडिपेंडेंटली अपने घरों में लगाना है रिन्यूएबल सोर्स तो कौन कौन सी सोर्स ऐसी है जिसको हम लगा सकते हैं और उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सस्ते से सस्ता सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये उसी का वर्किंग प्रिंसिपल हम दिखाएंगे और पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम दिखाएंगे। ये कुछ चीज़ें हम इन लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में आप ये चीज़ देखो कि भाई पावर सिस्टम का जो फंडामेंटल है हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम है उसकी जो हमने जो चीज़ें कवर करनी है उसमें ये है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, पावर सिस्टम एनालिसिस, फॉल्ट एंड लॉसेज इन जनरेशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल विद स्काडा। ये हम सारा कोर्स को कवर करेंगे। अब चले जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कुछ है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का, कुछ डेटा मुझे मिला था इंटरनेट से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखें कि हम कंट्रीज़ वाइज देखें
तो ये है अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो ये कंट्री आ गई चाइना, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एवरेज एनर्जी पर पर्सन देखें, पर ईयर देखें, तो इनकी जो है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो 4,310 जो है मेगावाट है पर पर्सन। ये एनुअली बात की जा रही है। इसी तरह आप यूनाइटेड स्टेट में देखें तो कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा है, 12,000 है। इसी तरह आप यूरोपियन यूनियन में देखें, इंडिया में देखें, रशिया में देखें। इसी तरह आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, कनाडा को देखें, क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने हीटिंग एलिमेंट्स लगाने हैं डिफरेंट किस्म के, और हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसी तरह सऊदीया में देखें तो 9,658 है। ये भी रीज़न सिर्फ इतना है कि उधर गर्मी ज़्यादा है तो उधर कूलिंग के लिए ये प्रोसेस चलता है। इसी तरह यूएई को देखें तो कंपैरेटिवली इस पूरी लिस्ट में यूएई बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक चीज़। फिर मैंने डेटा देखा तो पाकिस्तान की वैल्यू देखी, जो पॉपुलेशन के लिहाज से तो पाकिस्तान 8वें नंबर पे, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से ये 405 है। तो ये आप देखोगे पर ईयर के हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रही। इसकी कुछ मेजर रीज़न ये है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी एक मेजर रीज़न बन जाती है, लेकिन मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इसमें उस लेवल की इंडस्ट्री, उस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं है जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस तरह का कोई काम नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन पाकिस्तान कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सही है। तो हम अगर एडवांटेजेस के लिहाज से देखें तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जितनी भी हैं उसमें जो सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एडवांटेज ये है कि ये बहुत स्पीड से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर जो है ये कंपैरेटिवली बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से सस्ती होती है। फिर इसी तरह ये अगर हम इसको देखें इन्वायरमेंट के लिहाज से, अगर हम फॉसल फ्यूल वगैरह से या ना प्रोड्यूस करें, डिफरेंट अलग अदर सोर्सेज से प्रोड्यूस करें, तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि ये क्लीन होती है। अगर फॉसल फ्यूल वगैरह से प्रोड्यूस करें या कोल से प्रोड्यूस करें तो फिर ये डिसएडवांटेज में चली जाती है कि ये फिर पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसी तरह इसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आउटस्टैंडिंग होती है, यानी कि 99% भी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इसकी निकल आती है। जो मैकेनिज्म होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देखें तो उसमें दो ही प्रोसेस हैं, यानी कि अगर आप अटैचमेंट के लिहाज से देखें तो एक फिजिकल मूवमेंट वाली डिवाइस होती है जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। अब वो प्राइम मूवर बेसिकली क्या है कि पीछे से किसी भी फ्यूल के थ्रू वो एक प्रॉपर टरबाइन होती है जो रोटेट करती है। अब वो फ्यूल क्या है, या वो वाटर की एनर्जी है, वाटर को किसी हाइट से ऊपर से नीचे फेंका जाए उसकी वजह से प्रोड्यूस की जा सकती है, या किसी फ्यूल को बर्न करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो और उस हीट को जिस तरह कार्स में पिस्टन मूव करता है उसी तरह टरबाइन को मूव किया जाए उस प्रेशर से, या किसी गैस को बर्न करके किया जाए, या गैस को प्रेशराइज करके किसी जगह पे आउटपुट दी जाए। इसी तरह जो है बायोमास वगैरह या म्यूनसिपल वेस्ट को पकड़ के उसको जला के ये प्राइम मूवर को मूव किया जाए, और प्राइम मूवर कपल्ड होता है ऑल्टरनेटर के साथ। अब ऑल्टरनेटर बेसिकली क्या होता है कि ये एक जनरेटर है, इसके अंदर बेसिकली वाइंडिंग है। अगर मैं सिंपल रूल के मुताबिक देखूं तो वो क्या है, हम फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ में पढ़ते हैं कि व्हेन एवर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। साथ हम क्या कहते हैं कि व्हेन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कट ए स्टिल कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ। तो होता क्या है कि हम, या दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं इस तरह कि व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट ए स्टिल मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ। तो होता क्या है कि ऑल्टरनेटर में हम एक कॉइल को मूव कर देते हैं और इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। अब कॉइल जब मूव करती है तो वो मूवमेंट की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम, क्योंकि कॉइल के अंदर हमने वाइंडिंग इस तरह की होती है कि 3 फेज वाला मैकेनिज्म बनाया होता है, यानी कि 120 डिग्री अपार्ट करके 3 फेज में वाइंडिंग करते हैं। तो उन वाइंडिंग की बेस पे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे इस तरह प्रोड्यूस होती है। एडवांटेज क्या मिलता है 3 फेज का, इसमें रोटेटिंग टॉर्क आ जाता है जिसकी वजह से हम मोटर्स वगैरह को चला सकते हैं, और मैकेनिकल मोशन का बहुत बड़ा एडवांटेज हम इधर से गेन कर सकते हैं।
जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो कॉमन सोर्सेज हैं, उसमें मेजर सोर्सेज में सन आ जाता है, क्योंकि सोलर की हीट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और सोलर की जो है लाइट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है विंड। ये दोनों मुफ्त की अवेलेबिलिटी हो जाती है कि विंड की बेस पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड की स्पीड की बेस पे हम वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज़ जो सोर्स आती है उसे वाटर कहते हैं। वाटर के अंदर हम डिफरेंट मैकेनिज्म से वाटर से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वाटर से हम थ्रू डैम्स भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के इसी तरह पंप स्टोरेज के मैकेनिज्म से भी हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर फ्यूल आ जाता है। फ्यूल मल्टीपल है। फ्यूल में जो सबसे पहला फ्यूल अगर देखें तो वो कोल आ जाता है, फिर फर्नेस ऑयल आ जाता है, फिर गैस आ जाती है और फिर उसके बाद म्यूनसिपल वेस्ट आ जाता है। ये सारा फ्यूल में आ जाता है और फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। ये डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सही है ना। तो अब दो हम इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सेज को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक कन्वेंशनल सोर्सेज होती है, एक नॉन कन्वेंशनल। जो कॉमनली यूज होती हैं, जो मेजर सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। और दूसरी जो सोर्स है वो नॉन कन्वेंशनल है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कॉमनली यूज़ नहीं होती। यानी कि परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है। दूसरे नंबर पे ये फॉसल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है, तीसरे नंबर पे नेचुरल गैस से और चौथे नंबर पे न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हो रही है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल वाली साइड पे चले जाएं तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाती है उसमें सोलर हमारे पास आ जाती है, विंड आ जाती है, बायोमास आ जाती है, जियोथर्मल आ जाती है, हाइडल माइक्रो हाइडल वगैरह आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो कन्वेंशनल में आती है। लेकिन जो डैम के अलावा छोटे लेवल पे वाटर से प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह माइक्रो हाइडल है, कुछ किलोवाट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वो माइक्रो हाइडल में आ जाएगी। इसी तरह ओशन में टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह हाइड्रोजन एनर्जी जो फ्यूल सेल वगैरह या एथेनॉल एनर्जी, ये सारी रिन्यूएबल में हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें, स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखें तो जो फॉसल फ्यूल है पूरी दुनिया में 79.7% इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। 2.2% जो है वो न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद 7.5% ट्रेडिशनल बायोमास से प्रोड्यूस हो रही है और आपके पास बाकी जो 10.6% है वो मॉडर्न रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है। और 10.6 को सब डिवाइड किया जाए तो 2% ऐसी है जो विंड, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल वगैरह से प्रोड्यूस हो रही है। 1% बायोफ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। 3.6% जो है हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस हो रही है और 4.2 जो है बायोमास, सोलर, थर्मल हीटिंग से प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि सोलर की अगर पीवी की बात की जाए तो वो 2% प्रोड्यूस में इसमें आती है, क्योंकि सोलर हीटिंग की प्रोड्यूस की जाए तो वो इसमें आ जाती है। अब सिर्फ हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के फॉर्मेशन में देखें तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो 73.8 है। ये अगर डेटा के लिहाज से देखें ये 2018 का डाटा है। अगर आप इस डेटा को एनालाइज करें तो हमारे पास ये रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट इजीली अवेलेबल होती है, हर साल निकलती है। सही है ना। इसके अंदर आप देखें तो 73.8% जो है वो नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि 26.2% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है। उस रिन्यूएबल में जो 15.8% है वो प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल थ्रू वाटर। उसके बाद 5.5% विंड। आप देखो कि वाटर के बाद जो दूसरे नंबर पे मेजर सोर्स आती है वो विंड आती है। तीसरे नंबर पे सोलर आती है, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी इतनी फेमस नहीं, पुरानी नहीं है जितनी विंड टेक्नोलॉजी। विंड 1880s में शुरू हुई थी जनरेट करना, और जबकि सोलर की हिस्ट्री देखे थे तो 1940s में शुरू हुई। जो मेजर रीज़न बनता है विंड में, क्योंकि पंखा पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी बेस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आसान बनता है, यानी कि ये पहले भी टेक्निक यूज होती थी। इसी तरह बायोमास या बायोफ्यूल की बात की जाए तो वो 2.2% है और बाकी सारी सोर्सेज को मिला दिया जाए तो वो 0.4% है। इसी तरह जो है अगर आप इसी तरह कूलिंग आप कंजम्पशन की तरफ चले जाएं तो जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो 51% कंजम्पशन में आती है। यानी कि इसमें भी अगर आप देखें ना डेटा वाइज तो ये जो पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो एसीज यूज़ करती हैं वो बेसिक सोर्स ऑफ मतलब डोमेस्टिक लोड में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो एसी की हो रही है। फिर आप देखो ये हीटिंग एंड कूलिंग में
आपके पास ये जो है दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन आ गई। ट्रांसपोर्टेशन को आप देखो तो वो 32% है, और आखिरी आ गई पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो आ गई 17%। अब इसमें आप अगर देखो तो यहाँ पे 9.8% इसमें कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल की, और इसमें 3.3% कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल की, और इसमें 26% कंट्रीब्यूशन है न्यू रिन्यूएबल की। सही है ना। इसी तरह आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, बड़ी यूनिक चीज़ है, वो ये कि अगर आप डे डे वाइज देखो तो यहाँ पे आप देखो तो सोलर कंपैरेटिवली ग्रोथ के लिहाज से, अगर एनुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली सोलर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में कम था, लेकिन जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन बनना शुरू हुई और इन नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट कॉमन हुआ पूरी दुनिया के अंदर, तो सोलर एक्सपेंड कर रही है। अब आप देखो कंपैरिजन में, आप देखो विंड को, तो विंड पहले ज़्यादा थी, और 2016 के बाद विंड की इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमन यूटिलाइजेशन में कम होगी, जबकि सोलर ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हो गया। आप ये देखो, ये मोर गीगावाट्स में बात हो रही है, तो सोलर की इलेक्ट्रिसिटी अब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। और कैपेसिटी के लिहाज से आप अगर देखो तो ये कैपेसिटी के लिहाज से हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम देखें तो यहाँ पे ये कैपेसिटी आ रही है आपके पास, कि भाई ये हाइड्रो की कैपेसिटी आ रही है, ये विंड की कैपेसिटी आ रही है, ये सोलर की कैपेसिटी, बायो पावर की, तो ये इसी तरह ये सारी की सारी एक एनर्जी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। सही है ना, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और कैपेसिटी के लिहाज से। सही है ना। अब आप कंट्री वाइज देखो तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है रिन्यूएबल वाली साइड पे, वो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना, 404 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है यूरोपियन यूनियन, 339 गीगावाट। उसके बाद बाकी अगर 200 की लाइन में देखें तो 200 की लाइन में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद दूसरे नंबर पे जर्मनी, फिर तीसरे नंबर पे इंडिया, फिर जापान, फिर यूनाइटेड किंगडम। तो ये आप अगर वैल्यू वाइज देखें तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो कंबाइन करके ये सारी की सारी प्रोड्यूस करें। सही है ना। और फिर अगर अब जो है सोलर और विंड का कम्बिनेशन देखें तो कंट्री वाइज तो उसमें ये है कि डेनमार्क जो है उसमें विंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद सोलर है। टेक्नोलॉजी वाइज भी सबसे ज़्यादा डेनमार्क ऊपर है विंड एनर्जी में, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए ये सारी सारी कंट्रीज वाइज आ जाती है। थैंक यू। ये बेसिक्स थी, इसके बाद हम डिटेल्स में चले जाएंगे एक एक टाइप की। ठीक है।